नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 11 जिसका नाम वृत्त है, इसकी थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज व थ्योरी पोर्शन को देख लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इकाई 11 जिसका नाम है वृत्त की थ्योरी पोर्शन को तो देखिए दोस्तों, थ्योरी के पहले पॉइंट में आपको कहा गया है किसी वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण को अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। ये मैं आपको चित्र ड्रा करके बताता हूँ कि अर्धवृत्त का कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृत्त ड्रा कर लिया है। मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से होती हुई एक रेखा गुजरते हैं जिसको हम व्यास कहेंगे, ठीक है। तो व्यास किसी वृत्त को दो भागों में विभक्त करती है। तो दोनों भागों में जो विभक्त करती है, एक ये दूसरा ये हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को हम अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। ये एक अर्धवृत्त है, ये एक अर्धवृत्त है, दो अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है कि अर्धवृत्त पर बना कोण मतलब इस व्यास द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर और बना कोण जो ये वाला कोण बन रहा है, इस कोण को हम अर्धवृत्त का कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आपको कहा गया है कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण होता है। जो ये कोण बना है, ये जो कोण बना है अर्धवृत्त के द्वारा जो बना है, ये कोण हमेशा समकोण होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर एक और रेखा खींच लेते हैं। मतलब अर्धवृत्त से किसी बिंदु पर बनने वाला कोण जो है, किसी बिंदु पर बनने वाला कोण ये हमेशा समकोण होता है। 90 अंश का कोण ही बनेगा, ठीक है। हमेशा अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु को मिला दीजिए आप, यहाँ पर बनने वाला कोण हमेशा 90 अंश का होगा। अब देखेंगे कि पॉइंट में आपको कहा गया है वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। इसको हमने आपको बता दिया। अब देखेंगे अगले में कहा गया है किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंशमाप कहते हैं। आइए मैं इसे आपको बताता हूँ। तो इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक वृत्त और ले लिया है। तो इस वृत्त को क्या करेंगे, इसको पहले दो बराबर भागों में यानी दो अर्धवृत्तों में विभक्त कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसकी परिधि से इसको मिला देते हैं, यानी दो त्रिज्याएं खींचेंगे। तो दो त्रिज्याएं खींचते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसी को हम कहते हैं अर्धवृत्त का अंशमाप वाला कोण, ठीक है। उस चाप का अंशमाप कहते हैं। तो इसी चाप का अंशमाप यानी इस वाले चाप यानी इस चाप का क्या नाम है, ए बी चाप का ये जो कोण बन रहा है, ए बी चाप का ये अंशमाप कहलाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि अर्धवृत्त का अंशमाप 180 अंश होता है तथा वृत्त का अंशमाप 360 अंश होता है। कैसे होता है, देखिए अर्धवृत्त का अंशमाप यानी ये वाला अर्धवृत्त का अंशमाप जो होता है ये 180 अंश का होता है। लेकिन वृत्त का क्या करेंगे, वृत्त का अंशमाप पूरा हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, 180 इधर यानी 360। तो वृत्त का अंशमाप 360 हो जाएगा और अर्धवृत्त का 180 अंश। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखेंगे अगले पॉइंट में आप लोगों को कहा गया है कि कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण कहलाता है या होता है यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो। उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो तथा उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो। इसमें क्या कहा गया, आइए आपको चित्र ड्रा करके मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक चित्र ड्रा कर लिया है, एक वृत्त बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको कहा गया है कि यदि उस कोण का शीर्ष आप देख सकते हैं वृत्त का एक बिंदु है उस कोण का शीर्ष, और कहा गया है आगे कि उस कोण की भुजा जो है वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही हो। तो इस कोण की भुजा देख रहे हैं, एक बिंदु पर यहाँ काट रही है, एक बिंदु पर यहाँ काट रही है। तो इसी कोण को अंतर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। जो ये पी बना है इसी को हम अंतर्गत कोण कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो इसमें क्या कहा गया, आइए मैं इसको भी चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आपको। तो देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक आकृति ड्रा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी एक त्रिज्या है, ए बी एक त्रिज्या हमने खींच लिया है। यहाँ पर आपको पॉइंट में कहा गया था एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, देख सकते हैं एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण मतलब ये वाला चाप हो गया, ठीक है। तो केंद्र पर अंतरित कोण इसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी वृत्त के कहीं पर भी आप बनाते हैं। यदि यहाँ पर देख रहे होंगे एक कोण हमने यहाँ पर ये वाला कोण बना दिया, तो एक कोण आपको कहा गया अंतरित कोण, इसका दोगुना होता है। यहाँ पर जो कोण है ना, इस वाले कोण का मतलब ये दोगुना होगा तो ये एक गुना होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं यदि दो होगा तो ये एक अंश का होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर बनने वाला कोण दोगुना होगा यहाँ पर बनने वाले कोण की, ठीक है। यही इस पॉइंट पे कहा गया था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगले पॉइंट में कहा गया है यदि दो कोण किसी वृत्त के एक ही चाप को अंतः खंडित करते हों अर्थात उनके शीर्ष उसी चाप पर हों तो उन्हें एक ही चाप के अंतर्गत कोण या एक ही वृत्तखंड के कोण कहते हैं। आइए इसे भी आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं मैं। पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर हमने आकृति ड्रा कर ली है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमने एक वृत्त खींचा है, उसके
उसका ये व्यास है, ठीक है। और इसको हमने परिधि से मिला दिया, यह भी एक जीवा है, और इसको हमने यहाँ पर मिला दिया, यह एक चाप है, यह भी एक जीवा है, इसी प्रकार यह एक चाप है। तो इस पॉइंट में आपको कहा क्या गया है, इस पॉइंट में कहा गया है यदि इस चाप को मतलब किसी चाप को अंतःखंडित करते हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चाप अंतःखंडित हो रहे हैं, यानी यहाँ पर कट रहे हैं। तो इस चाप के शीर्ष बिंदु जो इस चाप को अंतःखंडित कर रहे हैं, यानी इन्हें जो काट रहे हैं, इनके शीर्ष बिंदु, यानी इनका शीर्ष बिंदु क्या होगा, इनका शीर्ष बिंदु डी होगा, और इसका शीर्ष बिंदु क्या होगा, जो इसको काट रहा है, इसका शीर्ष बिंदु सी होगा। तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यही आप लोगों को कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाप के मतलब इन्हें अंतर्गत कोण कहेंगे, वृत्तखंड का अंतर्गत कोण कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण, इन सी और डी को एक ही वृत्तखंड के कोण कहेंगे या अंतर्गत कोण कहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन सी और डी को हम क्या कहेंगे, एक ही चाप के अंतर्गत कोण कहेंगे या वृत्तखंड के कोण कहेंगे, और सी और डी आपस में समान होते हैं, ठीक है। इसी को हम अगले पॉइंट में अध्ययन करेंगे। देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि एक ही वृत्तखंड के अंतर्गत कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण या वृत्तखंड के अंतर्गत कोण, जो हमने इसके ऊपर वाला बताया, एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, ठीक है। जो आपको ऊपर बताया एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण, वो आपस में समान होते हैं, ठीक है। किसी चाप के अंत बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं को उस चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण उस चाप का अंशमाप कहलाता है। अंशमाप के क्या कहा गया है इसमें, ये देखिएगा, एक वृत्त बना लेता हूँ, इसमें एक व्यास नहीं बनाना है, माफ कीजिएगा, एक वृत्त बना लेता हूँ, यहाँ पर एक केंद्र होगा, तो इससे हम इसको मिला देंगे, ये इसको ओ मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको यहाँ पर भी मिलाते हैं, तो इसको मिला देंगे। तो ये यहाँ पर जो अंकित कोण, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसी कोण को हम इसका अंशमाप कहेंगे। किसका अंशमाप कहेंगे, ये वाला जो आपको जीवा दिया गया है, ए बी, जीवा ए बी का अंशमाप कहलाएगा, ठीक है। इसको हमने पूर्व में बताया था। देखिए अब एक ही चाप में एक से अधिक अंतर्गत कोण हो सकते हैं, जो यहाँ पर हमने एक कोण बनाया है, इसी प्रकार से अनेक कोण मतलब और कोण हो सकते हैं, एक ही चाप के अंतर्गत अधिक अंतर्गत कोण हो सकते हैं। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इसको हमने आपको बताया था, कैसे बताया था, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये केंद्र हो जाएगा, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि इस चाप को मतलब एक चाप यहाँ पर मिल रहा हो, एक चाप इस प्रकार से मिल रहा हो, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है यहाँ पर ओ, और इसी प्रकार वृत्त के किसी और अन्य भाग पर बनेगा, तो यहाँ वाला बनने वाला कोण ये कोण दोगुना होगा यहाँ वाले कोण के, ठीक है। यदि ये वाला कोण एक अंश का होगा तो ये वाला कोण 2 अंश का होगा, यानी यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बनने वाले कोण के दोगुना होगा, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों की इकाई 11 वृत्त की थ्योरी पोर्शन समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और थ्योरी को जरा ध्यान से पढ़िएगा।